स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट करा था पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, और डिस्कस करा था कि टोटल आपके पास ग्रुप कितने हैं पी ब्लॉक में। टोटल ग्रुप्स हैं पी ब्लॉक में आपके पास 6, है ना, 13, 14, 15, 16, 17, 18। और 11th क्लास अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14 और उसके कुछ एलिमेंट्स के बारे में। ग्रुप नंबर 13 कौन सा है? अपन इसको थर्ड ए भी कहते हैं। इसमें बोरॉन फैमिली आती है ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये सारे किसमें आते हैं? ग्रुप नंबर 13 में। एंड 14 में आपके पास क्या आता है? कार्बन फैमिली आती है। तो अपन डिस्कस कर रहे थे कल ग्रुप नंबर 13 के बारे में, तो आइए देखते हैं आगे इसमें। तो कल डिस्कस करा था इसके एटॉमिक रेडियस के बारे में, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। एटॉमिक रेडियस के बारे में अपन ने देखा कि जैसे आपके पास बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, जनरली तो क्या होता है, अपन टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, तो हमेशा क्या रहता है कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल जो है वो इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। बट यहाँ जो है वो आपके पास क्या रहता है? ऑर्डर क्या रहेगा? बोरॉन, बोरॉन के बाद आपके पास क्या आएगा? गैलियम, गैलियम के बाद क्या आएगा? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद इंडियम, और इंडियम के बाद आपके पास क्या आएगा? थेलियम। तो जो इंडियम और थेलियम है उसकी एटॉमिक रेडियस में बहुत कम डिफरेंस होता है, तो इसको कभी कभी कोई बुक्स कह देती है कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। इंडियम और थेलियम की एटॉमिक रेडियस में बहुत कम डिफरेंस होता है ना। और यहाँ पे गैलियम की जो एटॉमिक रेडियस है, होना क्या चाहिए था? ऑर्डर, ऑर्डर ये होना चाहिए था कि दैट बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। बट ये ऑर्डर आपके पास क्या हो जाता है? रॉन्ग। तो सर क्या रीजन है कि ये ऑर्डर रॉन्ग है और ऊपर वाला जो ऑर्डर है वो राइट है? तो देखिएगा क्या है कि गैलियम की बात करें अगर अपन, तो गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? कि सर गैलियम का एटॉमिक नंबर है 31। गैलियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? आर्गन 4s2, 3d10 एंड 4p1, ये आएगा गैलियम का आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि वैलेंस शेल इसमें कौन सी है? फोर्थ। कि जैसे ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल और ये फोर्थ शेल। यहाँ आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 18। जो थर्ड शेल है उस थर्ड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? कि सर थर्ड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 होते हैं। यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड है, 18 की 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो होगा क्या कि थर्ड शेल कंप्लीटली फिल्ड है, इसके कारण से डी इलेक्ट्रॉन का जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो वीक हो जाएगा। वीक शिल्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू वीक शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 3d, है ना, तो साइज ऑफ गैलियम इज रिड्यूस, है ना, कि आपके पास डी सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका वीक शिल्डिंग इफेक्ट होगा। इसके कारण से क्या रहेगा? न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है वो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, और जो साइज है वो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। So generally on moving top to bottom, atomic size increases because number of shell increases, but the correct order of atomic radius in boron family is boron, gallium, aluminium, indium, thelium, because of weak shielding effect of 3d electron. Because of weak shielding effect of 3d electron. Okay, तो ये atomic radius का correct order रहेगा, boron, gallium, aluminium, indium, thelium. आइए नेक्स्ट देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में।
अब अगर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में हमें पता नहीं है, शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, तो अपन ने पीरियोडिक में बताया था कि शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है उसको कम करते हैं। या यूं कह सकते हैं कि इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जितना ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट या जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, साइज हमेशा उतना ही एटम का क्या होगा, ज्यादा होगा। बट इस केस में क्या हो रहा है कि थर्ड शेल कंप्लीटली फिल्ड है। थर्ड शेल कंप्लीटली फिल्ड है यानी कि जो डी इलेक्ट्रॉन सारे D10 कॉन्फ़िगरेशन में है, तो मीन्स उनका वीक शिल्डिंग इफेक्ट होगा। मीन्स क्या हो गया कि वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को तो रिपेल कम करेंगे, उनका जो रिपल्सन फोर्स है वो अपनी ही शेल के दूसरे इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। अपनी ही शेल के दूसरे इलेक्ट्रॉन पे क्या करेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। बट जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल नहीं करेंगे। रिपेल नहीं करेंगे तो क्या होगा कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होने के कारण जो आपके पास क्या रहेगा कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो इस कारण से गैलियम का एटॉमिक साइज एल्यूमिनियम से क्या होता है, कम होता है। एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन द एटॉमिक साइज ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट अपने पास आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सर आपने भी एक बात बताई थी एटॉमिक रेडियस में कि द एटॉमिक साइज ऑफ इंडियम एंड थेलियम है ना, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। आपने कहा था कि इंडियम और थेलियम में एटॉमिक रेडियस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत स्मॉल डिफरेंस प्रेजेंट होता है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है ड्यू टू वीक शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप बात करें इंडियम और थेलियम की, तो उससे पहले, इंडियम के बाद अगर बात करें या थेलियम से पहले बात करें, तो उससे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे? एफ वाले भी होंगे और डी वाले भी होंगे। तो उनके वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण से जो एटॉमिक रेडियस का डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। स्मॉल डिफरेंस इज प्रेजेंट बिटवीन द एटॉमिक रेडियस ऑफ इंडियम एंड थेलियम बिकॉज ऑफ वीक शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। एफ इलेक्ट्रॉन्स के वीक शिल्डिंग इफेक्ट के कारण से। ओके, यहाँ पे सेकंड आता है नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सर होता क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी? तो आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो है क्या ये? पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था अपन ने, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम। किसी भी एटम में से लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे आप क्या कहते हो? आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। अपने देखा था पीरियोडिक टेबल में कि आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। अगर पूरी डेफिनेशन बताएं आपको, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ loosely bonded electron from isolated gases atom is known as ionization energy। उसको आप क्या कहते हो? आयोनाइजेशन एनर्जी। और वहां पे एक बात और डिस्कस करी थी कि दैट आयोनाइजेशन एनर्जी is inversely proportional to the atomic size। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही क्या होगी? कम, है ना। तो जनरली अगर अपन देखें, अगर एक्सेप्शन वाली बातें ना करें, तो कि अपने को पता है कि दैट अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस देन आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। अगर अपन यहाँ बात करें तो यहाँ ऑर्डर क्या था अपने पास? बोरोन था, बोरोन के बाद गैलियम, गैलियम के बाद आपके पास क्या था? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद क्या था आपके पास? इंडियम, और इंडियम के बाद आपके पास क्या था? थेलियम। ये एटॉमिक साइज का ऑर्डर था यहाँ पे कि गैलियम का एटॉमिक साइज एल्यूमिनियम से ज्यादा हो। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज है, यानी कि सबसे ज्यादा साइज किसका? थेलियम का। सबसे छोटा साइज किसका? आपके पास बोरोन का। और ऊपर अपन क्या देख रहे हैं कि दैट आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का? देखिएगा, बोरोन
गैलियम, गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, इंडियम, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, थीलियम। यहाँ ये एक और एक्सेप्शन आ जाता है। ये तो एक्सेप्शन है ही, ये साइज वाला एक्सेप्शन है। ये किसका ऑर्डर है आपके पास, एटॉमिक साइज का। ये किसका ऑर्डर है आपके पास, आयनाइजेशन एनर्जी का। एटॉमिक साइज का ऑर्डर ये है, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, बोरोन की सबसे ज्यादा, फिर गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर थेलियम की, और फिर किसकी आएगी आपके पास, इंडियम की। वो रीजन वही है क्योंकि वहां आपके पास इंडियम और थेलियम में एटॉमिक साइज में कोई 3 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है। एटॉमिक साइज में कोई 3 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है ड्यू टू वीक शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ इलेक्ट्रॉन के वीक शिल्डिंग इफेक्ट के कारण से। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी आपके पास, थेलियम की, और इंडियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो थेलियम से क्या होगी, कम होगी। तो सेकंड था अपने पास आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए रिक्वायर्ड हो उसको आप क्या कहते हो, आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है किसी एटम की, उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट electrons of covalent bond towards itself from any atom of any atom is known as electronegativity। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के दो एलिमेंट हैं, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ये रिलेशन है electronegativity is directly proportional to the 1 upon atomic size। Electronegativity is directly proportional to the 1 upon atomic size। जैसे जैसे atomic size increase होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज। बट यहाँ बात करें, इस केस में बात करें, बोरोन फैमिली वाले केस में बात करें, तो आपके पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, और आपके पास थेलियम। जब आप बोरोन से एल्यूमिनियम तक आते तो एटॉमिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज। व्हेन वी मूव फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम, बोरोन से एल्यूमिनियम की ओर आते हैं तो आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। और गैलियम से थेलियम की ओर आते हैं तो उस समय जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपके पास क्या होती है, इंक्रीज। When we move from boron to aluminium, then electronegativity is decreases. When we move gallium to thelium, then electronegativity is increases। यानी कि ज्यादा कोई फर्क नहीं है, 1.3, 1.4, 1.5, 0.1 का डिफरेंस रहता है जब गैलियम से थेलियम तक आप मूव करते हो। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ बाय एनी एटम इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जनरली अगर आप देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1 अपॉन एटॉमिक साइज। मींस जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज। बट इस केस में अगर बात करें तो अगर आप बोरोन से एल्यूमिनियम तक आते हो, व्हेन वी मूव बोरोन टू एल्यूमिनियम then electronegativity decreases, and when we move gallium to thelium then electronegativity increases। So these are periodic properties of elements of group 13।
Now we will discuss about the chemical properties of elements of group 13. तो आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है अपने पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन फैमिली, और उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कल अपन एक बात कर रहे थे अबाउट द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट किस पे डिपेंड करेगी? ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड करेगी नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर अपन जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 इज NH2NP1। NH2NP1 है, मींस वैलेंस शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल? 2 तो आपके पास S सब शेल में, 1 आपके पास P सब शेल में, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इक्वल्स टू 3। तो जनरली जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होती है? +3। ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या करते हैं? किसका फॉर्मेशन, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं या नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करते हैं। ओके, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज करते हैं। जैसे बोरॉन की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। एल्यूमिनियम की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम लूज करके नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा। तो जनरली जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके पास कितनी रहती है? +3, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल आपके पास कितने रहते हैं? 3। बट जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते हैं, तो टॉप टू बॉटम आते हैं तो अपने को पता है कि वहां पे वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ D and F इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण होता क्या है कि जो वैलेंस S सबशेल है, वैलेंस S सबशेल है, उसके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाता है। अट्रैक्शन बिटवीन NH2 एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस। कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आने पर ड्यू टू वीक शील्डिंग इफेक्ट और वीक स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ D and F सबशेल, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस S सबशेल इंक्रीजेस। तो टॉप टू बॉटम आने पर अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया? इंक्रीज। अब ये अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो गया तो इससे क्या होगा कि जो ये NH2 वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आने पर जो NS वाले इलेक्ट्रॉन है यानी कि वैलेंस S सबशेल वाले इलेक्ट्रॉन है, उनके बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है और इसके कारण से इन एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है टॉप टू बॉटम आने पर क्या हो जाती है? प्लस। अब जो NS वाले हैं, NS वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन हो गए? इनर्ट इलेक्ट्रॉन। और इन इनर्ट इलेक्ट्रॉन के कारण जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ड्यू टू दिस इनर्ट इलेक्ट्रॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 इज +1। तो इस इफेक्ट को आप क्या कहते हो? इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 शो 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट इज +3
and second is +1. When we move top to bottom, then the stability of +3 oxidation state decreases and the stability of +1 oxidation state increases due to inert pair effect. इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण से जो NS वाले इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस S सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते और इसी यही कारण रहता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाती है। तो अपन यूं कह सकते हैं दैट बोरोन एंड एल्यूमिनियम की बात करें तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे? +। गैलियम, इंडियम, थेलियम की बात करें, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये तीनों एलिमेंट्स जो है वो +3 भी शो कर सकते हैं, +1 भी शो कर सकते हैं, बट +3 और +1 में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? +1 की। अब आपको पूछे कि +1 सबसे ज्यादा किसके लिए स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी फॉर द +1 थेलियम की सबसे ज्यादा, इंडियम की उससे कम और गैलियम की सबसे कम। ये किसका ऑर्डर है? स्टेबिलिटी फॉर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेबिलिटी फॉर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। थेलियम की जो है +1 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर इंडियम की और फिर आपके पास गैलियम की। तो ये दो तीन एलिमेंट हैं, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये +1 और +3 में दोनों में इनके कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, बट जो +1 वाले कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं और +3 वाले कंपाउंड जो है वो लेस स्टेबल होते हैं। अब आपको कह दे कि किसकी +1 ज्यादा स्टेबल होगी, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी +1 ज्यादा स्टेबल होगी, तो वो कौन सा होगा? थेलियम। थेलियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल और गैलियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे लीस्ट स्टेबल, यानी कि सबसे कम स्टेबल। बोरोन और एल्यूमिनियम की बात करें तो बोरोन एंड एल्यूमिनियम शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके, अब जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स ऑलवेज जो है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं। कि सर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड का मीनिंग क्या हो गया कि दैट कंपाउंड in which octet of central element is not completed known as electron deficient compound। के सर एग्जांपल के एग्जांपल जैसे अपने पास आ गया BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, BF3 के सर कैसे? ये देखिएगा, बोरोन है, बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है अपने पास? 1s2 2s2 2p1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन। बात करें फ्लोरीन की तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और क्या आ गया? 2p5। यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है? कि सर सेंट्रल एलिमेंट तो बोरोन है। ये कैसे पता चला? कि मैंने आपको बताया था कि वो एलिमेंट जो लेस इन नंबर हो या वो एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो वो आपके पास क्या होगा? सेंट्रल एलिमेंट। तो यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट बोरोन है। बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 एंड 3। बात करें फ्लोरीन के, 3 कैसे? सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन देखिएगा, सेकंड में 2s भी है और आपके पास 2p भी है। वैलेंस शेल कौन सी होगी? कि सर वैलेंस शेल तो सेकंड होगी जो सबसे बाहर प्रेजेंट है, तो सबसे बाहर आपके पास सेकंड है, तो 2 + 1 करोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके पास? 3। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं आपके पास? 7। कि अगर फ्लोरीन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा? मैंने कहा नॉन मेटल है तो नॉन मेटल में बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? सर नॉन मेटल में तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ये फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का ले लिया, यहाँ फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का ले लिया, यहाँ फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का ले लिया। अब फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? कि सर जी 8 हो गए। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि जो तीनों फ्लोरीन के एटम्स हैं उनका ऑक्टेट क्या हो चुका है? कंप्लीट। कि सर कैसे? कि तीनों में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
अब बात करें बोरोन की। बोरोन कहता है भैया जितने इलेक्ट्रॉन आपने मेरे से लिए हैं उतने के उतने इलेक्ट्रॉन वापस दे दीजिए। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए शेयरिंग के लिए? 3, और 3 ही वापस चला जाता है। अब बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कि सर बोरोन के पास 1 2 3 4 5 6, तो सेंट्रल एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए थे कि सर जी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये कौन सा कंपाउंड है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। क्यों है? रीजन पता चल गया। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट का मीन्स क्या हो गया कि सेंट्रल एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है कि सर जी 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड जो भी है उनसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो क्या करेगा BF3? ये बोरोन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, प्लस ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन NH3। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन क्या करता है? अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसे अपन कहते हैं लेविस बेस। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसे अपन कहते हैं लेविस बेस, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? लेविस एसिड। इन्होंने एक्सेप्ट क्यों करे? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन कम थे, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इसके कारण से बोरोन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। नाइट्रोजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे तो आपके पास इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट। बट जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको अपन लेविस बेस कहते हैं, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसे आप क्या कहते हो? लेविस एसिड। और दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन। कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का। बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड और एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? कि सर फिर तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ एक्सप्लेन क्या करना था कि जितने भी आपके पास कंपाउंड्स हैं ग्रुप 13 के एलिमेंट्स के, जैसे BCl3, AlCl3, ये सारे के सारे जो है वो क्या करते हैं? लेविस एसिड के जैसे एक्ट करते हैं। कि सर क्यों? बिकॉज दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड क्यों? बिकॉज द ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एलिमेंट इज नॉट कंप्लीटेड, सो दीज आर एक्ट एज लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या होते हैं? जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो लेविस एसिड होते हैं। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो आपके पास क्या होते हैं? लेविस बेस होते हैं। यहां पे H लगा दिया, उसको F कर देते हैं। ओके, BF3। तो जितने भी आपके पास जैसे BF3 इज एक्ट एज लेविस एसिड, व्हाई? बिकॉज ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एलिमेंट इज नॉट कंप्लीटेड। AlCl3 एक्ट एज लेविस एसिड, व्हाई? बिकॉज ऑक्टेट ऑफ एल्यूमिनियम इज नॉट कंप्लीटेड। तो जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं? इनके कंपाउंड्स जो हैं वो क्या करते हैं? एज ए लेविस एसिड एक्ट करते हैं। और जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं तो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इनके लेविस एसिड के जैसे एक्ट करने की टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो BF3 स्टेबल कैसे होगा? बोरोन के जो ट्राई हैलाइड्स हैं या फिर ट्राई हाइड्राइड्स है वो कैसे स्टेबल होते हैं? वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं
और क्या करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करते हैं। बोरोन के पास क्या हो जाता है, बोरोन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है नाइट्रोजन के साथ। एल्यूमिनियम कैसे होता है, एल्यूमिनियम क्या करता है, डाइमर का फॉर्मेशन करता है। क्या सर कैसे, मैंने अपन बात कर रहे थे, सॉरी अपन बात कर रहे थे एस ब्लॉक में कि जो बेरिलियम के क्लोराइड है वो क्लोरोब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं, बिकॉज बेरिलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। तो एल्यूमिनियम भी स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, डाइमर का फॉर्मेशन करता है, यानी कि Al2Cl6 के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। कि जैसे आपके पास आ गया एल्यूमिनियम Cl Cl, एल्यूमिनियम Cl 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 और Cl, Al2Cl6 के फॉर्म में रहता है ताकि ये क्या हो सके, स्टेबल हो सके। तो ये इसकी केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट पॉइंट था, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रिएक्टिविटी, जिसमें अपन देखते हैं कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और कैसे ये कंपाउंड्स जो है वो स्टेबल होते हैं। उसके बाद अपने पास आएगा कि दैट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ, है ना, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ एसिड और बेस, रिएक्शन विथ हैलोजन। तो कल की क्लास में अपन देखेंगे इनकी केमिकल रिएक्शंस और इनके कुछ कंपाउंड्स, जैसे बोरेक्स हो गया, जैसे ऑर्थोबोरिक एसिड हो गया, जैसे डाइबोरेन हो गया। तो इनके बारे में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बाय, मिलते हैं कल।